नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन की नेक्स्ट यूनिट को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही कमाल धमाल क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों इस लेक्चर के अंदर हम सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर कंप्लीट इमेजेस के माध्यम से मैं आपको इस चैप्टर को बताऊंगा जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। साथ ही हम पीवाईक्यू, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, देन आपके एमसीक्यू, स्टैंड अलोन क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, एक्सपेक्टेड सारे के सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं 10th यूनिट को जिसका नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वेरियस कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम स्ट्रेंथ को बिल्ड कर सकते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे एंड्योरेंस, उसकी डेफिनेशन एंड देन वेरियस मेथड्स जिससे एंड्योरेंस को बिल्ड किया जा सकता है। फिर हम देखने वाले हैं स्पीड क्या होती है और क्या क्या इसके प्रकार हैं, किस तरह से इसको डेवलप किया जाता है। जो भी सिलेबस में मेथड्स दे रखे होंगे सबको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम देखने वाले हैं फ्लेक्सिबिलिटी और उसके डेफिनेशन, टाइप्स, मेथड्स। फिर लास्ट में हम देख लेंगे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ और उसकी क्या क्या डेफिनेशन है, कितने टाइप्स की है, तो इनको बहुत ही अच्छे से हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ। तो यार स्ट्रेंथ क्या होती है? बेसिकली ये एक एबिलिटी होती है जिससे हम किसी भी रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक घड़ी पड़ी है, इस घड़ी को मुझे ओवरकम करना है तो उस एबिलिटी को ही मैं क्या बोलने वाला हूँ? मैं बोलने वाला हूँ स्ट्रेंथ, क्योंकि ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। अब जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ और एक होती है डायनेमिक स्ट्रेंथ। फिर डायनेमिक स्ट्रेंथ को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में। देन उसके बाद जो आपका मेथड है जिससे डेवलप कर सकते हो एंड्योरेंस वो होगा आपके पास आइसोमेट्रिक मेथड, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक मेथड्स। तो ये फ्लो चार्ट को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी एग्जाम में। अगर 4 मार्क में क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेंथ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है और मेथड्स क्या है, तो बिल्कुल डिक्टो चार्ट बना के आ जाइएगा। बढ़ते फिर हम आगे। 3 तरह की स्ट्रेंथ होती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो कि एक एबिलिटी होती है किसी भी इंसान की जिससे वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ को ओवरकम कर सकता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकता है। जैसे जिम में अगर आप जा रहे हैं और जिम में जाकर आप 15 kg का डंबल उठा रहे हैं, भले ही आपसे एक बार वो डंबल उठ रहा है लेकिन आप अगर उसको उठा रहे हो वो आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, तो उसी को मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलने वाला है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक्ट करना है लेकिन एकदम स्पीड में। जैसे यहाँ पर मुक्केबाजी का अगर हम उदाहरण लें, है ना, बॉक्सिंग में क्या होता है, बिल्कुल आपको तेज़ी से मुक्के मारने पड़ते हैं। अगर एक आप बड़ा सा मुक्का बनाने चले गए तो तब तक सामने वाला आपकी पिटाई कर देगा, तो वहाँ पर आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। देन लास्ट आ जाता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, जिसके अंदर क्या होता है, एक एबिलिटी होती है किसी भी इंसान की कि वो फटीग मतलब थकान की हालत में भी अगर स्ट्रेंथ को शो कर पा रहा है तो इसी को हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बोलने वाले हैं। देन इसके बाद कौन कौन से मेथड्स हैं यार जिससे हम स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहला मेथड आ जाएगा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। तो इसमें क्या होता है, 2 शब्दों से मिलकर ये बना है। आइसो जिसका मतलब होता है सेम और मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसमें एक्सरसाइज करते हो तो आपको वर्क डन पता ही नहीं लगता है। जैसे दीवार को धक्का मारना, तो जब आप दीवार को धक्का मारोगे तो क्या होगा, भले ही आपकी स्ट्रेंथ वहाँ पर बिल्ड हो रही है ना, आपके अंदर से जो ताकत है वो लग रही है, लेकिन अगर बाहर से कोई देखेगा उसको क्या लगेगा कि बिल्कुल कोई बॉडी में चेंज नहीं है और वहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। तो इसी तरह की एक्सरसाइज को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं। जनरली जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रही है ना, जितनी भी सारी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है ना, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने हाथों को स्ट्रेच करता हूँ तो स्ट्रेच करके मैं इसको होल्ड कर लूँगा, जैसे होल्ड करूँगा तो वर्क डन वापस 0 हो जाएगा, है ना, और लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो तो डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो आइसोमेट्रिक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें मूवमेंट विजिबल नहीं रहेगा लेकिन फिर भी आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी। किन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि जिनको इंजरी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इंजरी हो रही है, वो जिम में नहीं जा पा रहा है, योगासन्स नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो इस तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हुए क्या कर सकता है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। देन इसके बाद अगला आ जाता है अपने पास आइसोटोनिक। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, आइसो प्लस टोनिक। आइसो का मतलब वही है सेम एंड टोनिक का मतलब होता है टोन। तो एक टोन में एक्सरसाइज को परफॉर्म करना। जनरली यहाँ पर इक्विपमेंट्स का यूज़ हम नहीं करते हैं और एक ये जो ब्लू कलर में लाइन लिख रही है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसमें जो लेंथ ऑफ मसल्स है वो इसेंट्रिक कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रिक कंसंट्रेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं।
मतलब एक बार आप अपनी मसल्स को रिलैक्स करोगे, एक बार आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। और देख सकते हो आप सेम टोन में जो एक्सरसाइज है वो परफॉर्म हो रही है। सो एग्जाम्पल के तौर पे जब आप थ्रो करते हो बॉल को, जंप करते हो, वेट ट्रेनिंग, तो हर जगह आपको इस तरह के ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अकर होते हुए दिखते हैं। जैसे आपको यहाँ पर इसमें दिख रहा है इमेज में, ये मोहतरमा क्या करेंगी, सिंस ये तो इमेज है ना, अगर वीडियो होता तो क्या होता है, पहले बैठती फिर उठती, बैठती उठती, तो एक सेम टोन में वहाँ पर एक्सरसाइज परफॉर्म हो रही होती। यहाँ पर एक और ये होता है कि मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो लेंथ होती है वो यहाँ पर क्या होती है, चेंज होती रहती है। एंड दिस इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द मसल्स एंड इससे क्या होता है, आपकी बॉडी जो होती है प्रॉपर वे में कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो आइसोटोन सेम टोन में एक्सरसाइज करना है, इक्विपमेंट्स का यूज़ न के बराबर किया जाता है। लास्ट आ जाती है अपने पास आइसो काइनेटिक एक्सरसाइज, जिसके अंदर क्या होता है, आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब मोशन, तो सेम मोशन में हम एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। इन एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस किया गया था जे पेरीन नाम के एक व्यक्ति ने 1968 में। तो अगर आपसे सब्जेक्टिव में पूछ ले तो इस तरह से लिख देना भाई, सब मस्त मार्क्स मिलेंगे। देन ये जो एक्सरसाइज है इनको डिज़ाइन किया जाता है ना, स्पेशली डिज़ाइन मशीन्स इस पर रहती है और उन पर एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। और इन एक्सरसाइज से आपकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है ना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक स्पेशली डिज़ाइन ये साइकिल है, उस पर एक्सरसाइज की जा रही है और मोशन यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है, तो इससे आपकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली बिल्ड होने वाली है। देन नेक्स्ट आ जाता है एंड्योरेंस। तो यार ये एक ऐसी एबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की कि वो फटीग की कंडीशन में भी काम कर पाता है और फटीग की कंडीशन में भी अपनी एक्टिविटी को जारी रख पाता है। फॉर एग्जांपल आपके घर पर पाव भाजी बन रही है, ठीक है, और गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया, आपसे मम्मी ने बोला जाओ बेटा 3 फ्लोर नीचे जाके गैस का सिलेंडर उठा के लिया, तो आप भरा हुआ सिलेंडर उठा के लाए, खाली नीचे रखा, ये काम किया, पूरी तरह थक गए, फटीग आ गई, थकान आ गई। फिर मम्मी ने बोला बेटा यार धनिए की आवश्यकता पड़ेगी भाजी में, जा दौड़ के सब्जी मंडी से ले आ, तो फिर वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फटीग की कंडीशन में एक्टिविटी करनी पड़ेगी और उसी चीज़ को बोलेंगे आपका स्टेमिना या एंड्योरेंस, कि आपके अंदर कितना स्टेमिना, एंड्योरेंस, एरोबिक कैपेसिटी है। और अगर स्टेमिना अच्छा होगा तो भाई आप थकान की हालत में भी लेके आ जाओगे धनिया, नहीं होगा तो अब बोल दो कि यार हटाओ यार करेला ही बना दो, जो ऑप्शन अवेलेबल है। देन इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एंड्योरेंस 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी और इन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। नेचर की बेसिस पर बेसिक, जनरल और स्पेसिफिक होता है। ड्यूरेशन के बेसिस पर 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, स्पीड, शॉर्ट टाइम, मीडियम टाइम एंड लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस। देन कौन कौन से मेथड्स है जिससे आप इसको डेवलप कर सकते हो, तो 3 मेथड है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, कंटिन्यूस, इंटरवल एंड फार्टलेक मेथड। चलिए अब देख लेते हैं जो एंड्योरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी है। तो पहला होता है आपका बेसिक एंड्योरेंस, मतलब बिल्कुल डे टू डे लाइफ का काम करना, बिल्कुल चलना उठना सोना, है ना, इसमें आपको बिल्कुल थकान में भी आप काम कर सको, उसको बोलते हैं बेसिक एंड्योरेंस। जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, है ना, मॉडरेट स्पीड पे। जनरल एंड्योरेंस मतलब क्या, पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सभी को एकदम टोन करके रखना, सभी का स्टेमिना एकदम परफेक्ट करके रखना। जैसे जब आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में आपको क्या करना पड़ता है, शॉट मारने पड़ते हैं, तो बिल्कुल बाइसेप्स में भी ताकत होनी चाहिए, है ना, रनिंग करनी पड़ती है तो एंड्योरेंस होना चाहिए। देन उसके बाद मतलब स्टेमिना होना चाहिए, तो हर एक आपका बॉडी पार्ट प्रॉपर काम करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं जनरल एंड्योरेंस, ठीक है। बेसिक और जनरल में क्या अंतर है, बेसिक मतलब बिल्कुल आप स्पोर्ट्स पर्सन हो ही नहीं तो भी आपको बेसिक एंड्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जनरल एंड्योरेंस में क्या होगा कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपको हर एक बॉडी पार्ट का वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्टेमिना बरकरार रखना पड़ेगा। देन स्पेसिफिक एंड्योरेंस मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक हम टारगेटिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट में बैट्समैन हो तो आपको क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी आपको शॉट्स मारना है ना, लंबे लंबे, तो आपको ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे आपने कोहली को देखा होगा, वेट लिफ्टिंग वो करते रहते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, पूरा वो जो स्पेसिफिक एंड्योरेंस का वो एक नमूना बोल सकते हैं। देन इसके बाद नेट्स में घंटों ट्रेनिंग करना, तो वो सारी चीज़ों से क्या होगा, स्पेसिफिक एंड्योरेंस डेवलप होगा। देन इसके बाद ड्यूरेशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो स्पीड में क्या होगा, 45 सेकंड तक किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने का जो एक एबिलिटी रहती है उसी को बोलते हैं स्पीड। शॉर्ट टर्म में 2 मिनट तक आप किसी भी चीज़ को सस्टेन कर पाओ, जैसे आपको 800 मीटर की रेस लगानी है ना, 2-2.5 मिनट में, जितने मिनट में कंप्लीट होती है तो उतनी देर आप अपने आप को होल्ड कर पाओ, उतनी देर आप फटीग को रजिस्ट कर पाओ। मीडियम में क्या होगा, 2 से 11 मिनट, और लॉन्ग टर्म में आ जाएगा 11 मिनट प्लस, जैसे क्रॉस कंट्री रेस, मैराथन, इसमें आपको लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं कौन कौन से मेथड है जिससे इनको डेवलप किया जाता है। तो पहला है कंटिन्यूस मेथड, नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें क्या होगा, कंटिन्यूस आपको एक्सरसाइज करनी है। अब सिंस आप लंबे समय तक एक्सरसाइज करोगे तो जो इंटेंसिटी ऑफ वर्क रहेगी वो लो रहेगी, एंड हार्ट रेट जो होगा यार एक्सरसाइज के बीच में वो 140 से 160 तक पहुंच जाएगा। और जब आप एकदम फास्ट कंटिन्यूस करोगे
फास्ट कंटिन्यूस मतलब थोड़ा सा इंटेंसिटी को और बढ़ाओगे तो 175 से 180 आपकी हार्ट बीट पहुँच सकती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज 30 मिनट के आपको आसपास रखना है, और एग्जाम्पल पे है ना स्लो साइकिलिंग, वॉकिंग, ये सब आ जाएगी आपकी कंटिन्यूस मेथड के अंदर। देन नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास इसके एडवांटेज क्या है। तो यार अगर आप कंटिन्यूस वर्कआउट करोगे तो आपकी विल पावर बढ़ेगी, ब्लड में जो आरबीसी का काउंट है वो बढ़ेगा, एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स आपकी इंप्रूव होगी, एंड सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डेवलप यहाँ से होने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरवल मेथड। नाम में ही यहाँ पर अपने को पता लग रहा है कि क्या होगा, इंटरवल्स आपको लेने हैं, डिफरेंट मतलब थोड़ी सी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे इंटरवल, एक्टिविटी परफॉर्म करें इंटरवल, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, एक रिकवरी का टाइम मिल जाएगा। और जनरली क्या होगा, जैसे ही आप वर्कआउट करोगे 180 के आसपास आपकी हार्ट बीट जा रही है तो आपको क्या करना है, वहाँ पर इंटरवल ले लेना है। जैसे फिर आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होगी 120 से 130 के आसपास, वापस से आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। फ़ायदा क्या है भाई साहब, फ़ायदा यही होगा कि एथलीट को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा जिसमें अपने कोच से बात कर सकता है, कोच को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा है ना, जिसमें वो अपने एथलीट को समझा सकता है चीज़ों को। देन यहाँ पर हाथ के हाथ क्या इफेक्ट पड़ रहा है अपनी ट्रेनिंग का वो खिलाड़ी समझ सकता है। पॉजिटिव इफेक्ट इसका रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सारी चीज़ों पर। और थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी एक एथलीट है वो परफॉर्म कर पाएगा, है ना, क्योंकि कंटिन्यूस में तो उसको लो इंटेंसिटी एक्टिविटी करनी पड़ रही थी। देन इसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, और यहाँ से इतने ज़्यादा प्रश्न आते हैं ना एग्जाम में, फार्टलिक ट्रेनिंग मेथड, जिसको सर्किट ट्रेनिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। और इस मेथड को डेवलप किया गया था गोस्टा हॉल्मर के द्वारा, जो कि एक स्वीडिश कोच है, और 1930 में स्वीडन में इसको डेवलप किया गया था। इसको स्वीडिश प्ले या स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हम अपनी स्पीड को वेरी करते रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक सर्किट को हमें डिज़ाइन करना होता है, उस सर्किट में आपके माउंटेन्स, रिवर्स, साइकिलिंग ट्रैक, मड वाला जो ऑब्स्टिकल रहता है ना, जो आपको अपने हिसाब से ऑब्स्टिकल डालने वो डाल सकते हो। हार्ट रेट जो होती है आपकी फ्लक्चुएट करती है 140 से 180 के बीच में, और डेफिनेटली यहाँ से आपका इंड्योरेंस डेवलप होता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर आपसे पूछे जाएँ तो एडेप्टेबल है ना, जो आपको एलिमेंट्स डालने हो डाल सकते हो, इफेक्टिव है। देन उसके बाद स्पीड ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और यहाँ से ग्रुप ट्रेनिंग को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। जैसे आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी देखी होगी, तो उसमें लास्ट में ये फार्टलेक ट्रेनिंग वाला कंपटीशन किया जाता है, जिसमें डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स रहते हैं और पूरे बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं उसमें कम्पीट कर रहे होते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि यार सिंस अब ऑब्स्टिकल्स इतने सारे हैं, तो हर एक ऑब्स्टिकल्स के लिए अपने को अलग अलग डिवाइस से मॉनिटर करना पड़ता है ना, प्रॉपर मॉनिटरिंग इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं हो पाती है, पेनफुल है परफॉर्म करना, एंड लिटिल क्रिएटिविटी की आपको रिक्वायरमेंट रहती है ऑब्स्टिकल्स को डिज़ाइन करने में और उनको पार करने के लिए भी। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपने पास सिलेबस का पॉइंट, वो स्पीड। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी मूवमेंट को एज क्विकली एज पॉसिबल परफॉर्म करना, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम स्पीड आपको मिल जाएगी। स्पीड कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की आपको देखने को मिल जाती है, रिएक्शन, एक्सेलरेशन, लोकोमोटर, स्पीड मोमेंट एंड स्पीड एंड्योरेंस। और अगर आपको यहाँ पर स्पीड को डेवलप करना है तो पेस रन और एक्सेलरेशन रन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इस फ्लो चार्ट के अंदर से नीचे का वाला पार्ट एंड्योरेंस का आ गया है। सो टाइप्स ऑफ स्पीड में पहला आ जाता है रिएक्शन स्पीड की एबिलिटी। सो एक एबिलिटी रहती है जिससे आप किसी भी सिग्नल के अगेंस्ट एक्ट करते हो, ठीक है, तो रिएक्ट करना, तो इसको बोलते हैं रिएक्शन स्पीड। एक्सेलरेशन स्पीड मतलब क्या करना, 0 से मैक्सिमम स्पीड को अटेन करना। सो इट इज़ द एबिलिटी टू अचीव द मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम मिनिमम स्पीड। मूवमेंट स्पीड में क्या होगा, ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप सिंगल स्मॉल मूवमेंट को मिनिमम पॉसिबल टाइम में कवर करते हो, ठीक है। मूवमेंट स्पीड मतलब एक मूवमेंट को मिनिमम पॉसिबल टाइम में कवर करना, तो मूवमेंट स्पीड हो जाएगी। जैसे यहाँ पर बॉक्सर को देख रहे हो भाई साहब, बिल्कुल है ना, कम से कम टाइम में उसको मूवमेंट अपना परफॉर्म करना है। देन आ जाता है लोकोमोटर स्पीड एबिलिटी। तो लोकोमोटर आपने सुना होगा यार, जो रेलवे का इंजन रहता है ना, ट्रेन का इंजन रहता है, उसको हम लोकोमोटर बोलते हैं, और उसको ड्राइव कौन करता है, लोको पायलट करता है, करती है ना। वो लोकोमोटर में जो पायलट रहता है उसका एक काम क्या रहता है कि मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन करना, वो भी मैक्सिमम पॉसिबल टाइम के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी ट्रेन जो है अपने लोकेशन पे पहुंच जाए। सो यही आप पर इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो कि एक ऐसी स्पीड की एबिलिटी होती है जिससे मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन किया जा सकता है लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए। देन इसके बाद आ जाता है अपने पास स्पीड एंड्योरेंस। तो जहाँ पर भी एंड्योरेंस शब्द आ गया, इसका मतलब फटीग की कंडीशन में भी स्पीड में आपको किसी भी एबिलिटी को, किसी मूवमेंट को कंटिन्यू करना है, उस एबिलिटी को स्पीड एंड्योरेंस बोलेंगे, ठीक है, आसान है।
देन किस किस चीज़ से इसको डेवलप किया जाता है, पहला होता है पेस रन। पेस मतलब एक कांस्टेंट पेस में आपको भागना है, और जनरली 800 मीटर या उसकी अबव रेस में पेस रन रखा जाता है ना, कि आप कांस्टेंट स्पीड में दौड़ो, कि बहुत तेज़ दौड़ोगे तो फिर आप थक जाओगे जल्दी। देन एक्सेलरेशन रन में क्या होता है, बहुत तेज़ दौड़ना है अपने को, ठीक है। तो ये एक ऐसी एबिलिटी जिसमें स्प्रिंटर को स्टेशनरी पोजीशन से मैक्सिमम स्पीड को गेन करना है, और डेफिनेटली यहाँ पर क्या होता है, बीच बीच में इंटरवल्स भी आप ले सकते हैं। देन फिर आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये होता है कि रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ द जॉइंट ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन। तो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जब क्या करता है, ये बेसिकली एक एबिलिटी है जिससे वो अपने जॉइंट्स को इफेक्टिवली मूव कर पाता है फुल रेंज ऑफ मोशन में, ठीक है। जैसे यहाँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, तो इनको मूव करना फुल रेंज ऑफ मोशन में, इसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी दो तरीके होती है, एक एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि आप बिना एक्सटर्नल हेल्प के कितना अपने जॉइंट को उसका फुल रेंज ऑफ मोशन निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस हाथ को यूं खींच के पीछे तक यहाँ तक ले जा सकता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन अगर मैं किसी और की एक्सटर्नल हेल्प लूँ और उससे बोलूँ कि अच्छा अब चल यहाँ से तू जितना और नीचे ले जा सकता है उतना ले जा, तो मेरे हाथों को दबा के और ज़्यादा कंप्रेस करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो जहाँ पर आप एक्सटर्नल हेल्प लोगे तो पैसिव, नहीं लोगे तो एक्टिव। देन इसके बाद 3 मेथड है जिससे यार डेवलप की जा सकती है फ्लेक्सिबिलिटी, बैलिस्टिक, स्लो स्ट्रेच एंड पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड। अब क्या क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। तो पहला होता है स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड, नाम में ही है भाई साहब, धीरे 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 स्ट्रेच करो और उसको कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपने हाथ को यूँ स्ट्रेच करके और कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करता हूँ, ठीक है। अब ये हो सकता है 3 से 8 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, ज़्यादा नहीं करना है, एंड इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी वो इम्प्रूव होगी। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बैलिस्टिक मेथड। बैलिस्टिक मेथड में क्या होता है, एक्सरसाइज जो होती है वो एकदम स्विंग में परफॉर्म की जाती है। जैसे आपने देखा होगा जंपिंग जैक्स हम करते हैं, है ना, तो जंपिंग जैक्स में क्या होता है, ये आपकी वहाँ पर से फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है, मतलब एक रिदम में एक्सरसाइज को परफॉर्म करना। और लास्ट आ जाता है पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड। तो आइसोमेट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था कि एक स्टेबल पोजीशन में बिना किसी मूवमेंट के आप क्या करते हो, आइसोमेट्रिक मेथड के अंदर स्ट्रेचिंग विस्ट्रेचिंग करते हो, ठीक है, उससे आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है। तो ये पोस्ट आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन टेक्निक में क्या होता है, आप सबसे पहले एक मसल को जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो उस पोजीशन में ले जाते हो। देन इसके बाद आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सरसाइज किया जाता है अगेंस्ट द मिनिमम रेजिस्टेंस, एंड देन उसको रिलैक्स किया जाता है। जैसे देखो आसान सी भाषा में बताता हूँ, सबसे पहले ये जो लड़की है ये फॉर एग्जांपल अपने मूवमेंट को यहाँ तक कर पा रही थी, ठीक है। देन उसके बाद एक और एक्सटर्नल हेल्प आएगी और वो जितना मिनिमम धीरे धीरे जाया जाएगा और जितना उसको स्ट्रेच किया जाएगा उतना स्ट्रेच कर दिया जाएगा, ठीक है, एंड वापस से उसको रिलैक्स किया जाएगा। तो ये होता है पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड। अब लास्ट आ जाता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो ये होती है यार एक इंडिविजुअल की एबिलिटी जिससे इंडिविजुअल वेरियस एक्टिविटीज़ को एकदम इफिशिएंटली परफॉर्म कर पाता है और वेरियस ऑर्गन्स के बीच में यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। अब 7 तरीके आपके पास ये जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ है वो देखने को मिलती है, जिसमें ओरिएंटेशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, रिएक्शन, बैलेंस, रिदमिक, एडेप्टेशन एंड डिफरेंशिएशन। क्या क्या होती है एक एक करके देख लेते हैं। सो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ मेनली क्या होती है, आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करती है, मतलब जितना आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा उतना ही ज़्यादा बेहतर आपका कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अब इससे इंडिविजुअल क्या कर पाता है, एफिशिएंटली और प्रॉपरली जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है इसको कर पाता है। जैसे क्रिकेट खेल रहा है तो एफिशिएंटली खेल पाएगा अगर उसकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ मस्त है तो। अब इससे उसकी एक्यूरेसी, रिदम, फ्लो, कंसिस्टेंसी सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि इस पर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ पे। नाउ पहला आ जाता है डिफरेंशिएशन एबिलिटी। तो इस एबिलिटी में क्या किया जाता है कि इंडिविजुअल अचीव करता है हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग एंड हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल मूवमेंट, फेजेस एंड बॉडी पार्ट का मूवमेंट। तो जो भी आपके बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होगा उसमें हम चाहेंगे कि यार एक हाई लेवल की हार्मनी रहे, एक हाई लेवल की फाइन ट्यूनिंग रहे, ना, सारे बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से ट्यून्ड इन रहे। और ये अगर रहेगी डिफरेंशिएशन एबिलिटी तो आपको एक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी यहाँ पर से मिलेगी और एकदम हाई लेवल ऑफ मास्टरी आप किसी भी स्पोर्ट्स मूवमेंट में ला पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पर देखें जिम्नास्टिक में, सो इसमें डिफरेंशियल एबिलिटी जो रहती है वो इनेबल करती है एकदम प्रिसाइज और एक्यूरेट मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार बहुत ही प्रिसाइजली आपको मूवमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आर्चरी हो गई है ना, तो आर्चरी में क्या करना पड़ेगा, आपको हैंड, आई सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा जिससे एकदम बुल्स आई को आप हिट कर सको ना। बहुत ज़्यादा प्रिसिशन की वहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है और उसके लिए डिफरेंशियल एबिलिटी आपकी मदद करने वाला है।
सेकेंड आ जाती है ओरिएंटेशन एबिलिटी, जिसके अंदर आप क्या करते हो, पोजीशन को और अपने बॉडी के मूवमेंट्स को चेंज कर लेते हो अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड स्पेस। तो जब आप टाइम और स्पेस के अनुसार अपने बॉडी को यहाँ पर चेंज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, है ना, बोलते हैं ना कि ओरिएंट कर लेना अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। सो जिम्नास्टिक में भी यार देखो, आपको पोजीशन ऑफ हेड, आइज, ये सबको प्रॉपरली ओरिएंट करना पड़ता है ताकि आप क्या कर पाओ, किसी मूवमेंट को परफॉर्म कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल आपको हाई जंप मारनी है, तो हाई जंप में मारनी है तो आपको क्या करना है, अपने लेग्स को, हैंड्स को, हेड को, सबको इस तरह से ओरिएंट करना पड़ेगा कि आप उस बार के ऊपर से कूद जाओ, है ना, वरना नहीं कूद पाओगे। नेक्स्ट आ जाती है कपलिंग एबिलिटी। कपल का मतलब क्या होता है, दो जने, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, एक अगर डिफाइनेड गोल को अचीव करना है तो आप दो जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करके चलोगे। जैसे क्रिकेट के अंदर हम देखें तो क्रिकेट के अंदर हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपने सुना होगा, है ना, जहाँ पर हाथों का और आंखों को कोऑर्डिनेट किया जाता है ताकि प्रॉपर एक शॉट खेला जा सके, तो उसको बोलते हैं कपलिंग एबिलिटी। देन इसके बाद आ जाती है रिएक्शन एबिलिटी। इसमें क्या होता है कि आप क्विकली रिएक्ट करते हो किसी भी चीज़ के लिए, एंड बेसिकली इसके अंदर भी आपका जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इसी को हम बोलते हैं रिएक्शन एबिलिटी, है ना, कि दो तीन बॉडी पार्ट्स को एक साथ इकट्ठा करना, उनको कोऑर्डिनेट करना ताकि आप प्रॉपर रिएक्शन वहाँ पर दे पाओ। बैलेंस एबिलिटी में क्या करना होता है, आपको बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है किसी मूवमेंट में। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सड़क किनारे अक्सर वो रस्सी पर चलने वाली एक जो शो होता है वो आपको देखने को मिलता है ना, जिसमें पतली पतली लड़कियां क्या करती है, लड़के लड़कियां वो रस्सी पर चलते हैं, तो वहाँ पर उनको बिल्कुल बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है, थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा काम तमाम। देन इसके बाद आ जाता है रिदम एबिलिटी। तो इसमें आप क्या करते हो, एक रिदम में किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट को परफॉर्म करते हो। एग्जाम्पल आपका जिम्नास्टिक ही हो गया, जहाँ पर आपको रिदम में सारी चीज़ों को परफॉर्म करना पड़ता है। डांस हो गया, है ना, डांस में भी आपको सारी चीज़ों को एकदम रिदम में चलाना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं रिदमिक एबिलिटी। लास्ट हो जाता है आपका एडेप्टेशन एबिलिटी, मतलब आपको एडजस्ट करना या कंप्लीटली चेंज कर देना अपने मूवमेंट को या प्लान को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे आपने माही भाई को देखा होगा, माही भाई क्या करते हैं, जैसे ही दिखता है कि भाई गेम हाथ से निकल रहा है, पूरा वहाँ पर स्ट्रेटेजी चेंज कर देते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं गेम के अनुसार और मैच को जिता ले आते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एडेप्टेशन एबिलिटी। एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ बच्चा पार्टी, अपना जो क्रैश कोर्स है फिजिकल एजुकेशन का वो स्टार्ट होने वाला है 27 मई से, जहाँ पर हम कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन को सबसे पहले वन शॉट में पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे फिजिकल एजुकेशन के, फिर 3 गेस्ट पेपर्स को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एंड लास्ट में एक फिजिकल एजुकेशन का कंप्लीट रिविजन ले लेंगे, लास्ट मोमेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। और ये जो सारी क्लासेस रहेंगी यार एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, तो आप इन सारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप पहली बार आते हैं प्लेटफॉर्म पर और आपसे कोई अनलॉक कोड पूछता है तो आप अनलॉक कोड लगा सकते हैं APpedia, जिससे पूरी क्लासेस आपके लिए फ्री में अनलॉक हो जाएंगी। टाइम इसका रहेगा रात को 9:30 बजे, एंड लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, कोड APpedia है। बढ़ते हम आगे और नेक्स्ट है अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यार यहाँ पर आपसे पूछा गया था फार्टलेग ट्रेनिंग या वो जो सर्किट ट्रेनिंग है कहाँ पर डेवलप किया गया, तो उसको स्वीडन में डेवलप किया गया 1930, गोस्टा होल्मर, स्पीड प्ले के नाम से उसको जाना जाता है। मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चेंज करते हैं अपनी लेंथ को, तो उसको बोलते हैं सेम टोन, है ना, आइसोटोनिक। देन इसके बाद आ जाता है सर्किट ट्रेनिंग या फार्टलेग को आपको एक्सप्लेन करना है, या आ चुका है भाई साहब एग्जाम में प्रश्न है ना, तो डिफरेंट आप उसमें एलिमेंट्स लेना, जैसे आपका रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, साइकिलिंग हो गया, है ना, और उनसे आपको एक सर्किट यहाँ पर बनाना रहेगा, मतलब फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड गोस्टा होल्मर वाला एक्सप्लेन करना है। देन सैम्पल पेपर में प्रश्न पूछा गया था इंटरवल ट्रेनिंग यूज़ किया जाता है किसके लिए, तो एंड्योरेंस को बिल्ड करने के लिए ना, हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस, इंटरवल एंड फार्टलेग। देन रेजिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट फटीग के कंडीशन में भी रेजिस्टेंस को शो करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस बोलते हैं। देन 3 कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ बताना है, तो मैंने आपको 7 बताई है, 7 में से कोई भी 3 आप बता देना, काम आपका बन जाएगा। मेथड जिसमें कोई चेंज नहीं होता लेंथ में, तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। देन जिसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस विथ स्पीड, ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड के साथ आपको यहाँ पर क्या करना है, स्ट्रेंथ को शो करना है, तो होती है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। देन यहाँ पर कौन सा ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप एंड्योरेंस को डेवलप करते हो, तो फार्टलेग है, कंटिन्यूस इंटरवल, लेकिन पोस्ट आइसोमेट्रिक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, एंड्योरेंस के लिए नहीं है। स्पीड प्ले अनदर नेम है फार्टलेग मेथड का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पीड एबिलिटी, तो रिएक्शन है, मोमेंट है, स्पीड एंड्योरेंस, लेकिन स्पीड प्ले तो अपना एक मेथड है ना, फार्टलेग का नाम है। देन इसके बाद एबिलिटी जो कि हेल्पफुल होती है मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन करने के लिए लॉन्ग समय तक, तो रेलवे का लोकोमोटर, है ना, तो लोकोमोटर स्पीड। देन इसके बाद एबिलिटी जिससे मैक्सिमम रेंज आती है, तो होती है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जिनको आपको सॉल्व करना है, एक कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि एंड्योरेंस क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, कैसे उसको डेवलप करना है, आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा।
देन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे उसको डेवलप किया जाता है। तो 3 तरह के आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक आपको बताने रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव, तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं 5000 लाइक्स को, तो उम्मीद है वो भी पूरा हो जाएगा। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस न हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। With